जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के चुनावी सभा में भाजपा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह समेत कई योद्धा उतर चुके हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का अभियान अखिलेश यादव शुरू कर चुके हैं। चाचा शिवपाल यादव से गठजोड़ समेत कई फैसलों से अखिलेश ने अपनी मजबूत रणनीति का संकेत दिया है। लेकिन इसके विपरीत राज्य की पहली और एकमात्र दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती कमजोर नजर आ रही है। अब तक न तो मायावती न प्रचार अभियान शुरू किया है और न ही किसी अहम मुद्दे को लेकर वह बीते 5 सालों में सड़क पर उतरी दिखी है। ऐसे में बसपा की चुनावी माया कितनी कारगर होगी, इस पर राजनीतिक जानकारों ने भी संदेह किया है। खासतौर पर रिजर्व सीटों पर भी बसपा का बुरा हाल चिंता बढ़ाने वाला है। राज्य में 86 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें 84 सीटों पर दलित समुदाय का रिजर्वेशन है। लेकिन यहां पर लगता है बसपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। भाजपा ने आरक्षित सीटों पर कितनी बड़ी सफलता पाई थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2012 में सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे राकेश टिकैत ने गुरुवार को किसान दिवस के अवसर पर कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और गांव के विकास के रास्ते से ही देश के विकास हो सकता है। टिकैत ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया। उन्होंने कहा है कि संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह और यहाँ पर कथन को भी उल्लेख किया, जिसमें दिवंगत नेता ने कहा है कि देश के विकास का रास्ता गांव से ही होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए आग का दरिया बन चुका है, जिसमें गिरने से सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों ने बचने की कोशिश कर रहे हैं। न भाजपा इसके बिना चुनाव मैदान में जाने को तैयार है, न ही कांग्रेस के सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी अब तक यह मामला अधर में ही है। इससे अब पंचायत चुनाव पर संकट के बादल बुरी तरह से घिर चुके हैं। हालांकि सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराने का संकल्प पारित कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी नाखुश है। वह सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराने का ऐलान पर सरकार द्वारा फैसला नहीं लेने का आरोप लगा रही है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में जो बम धमाका हुआ, इसमें एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मारा गया शख्स खुद ही बम को ऑपरेट कर रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ। इस बीच शुरुआती तौर पर एजेंसियों और पुलिस को साजिश का अंदेशा था। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि यहाँ पर IED ब्लास्ट हो सकता है। शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि धमाके में जिस 100 के चिथड़े उड़े हैं वो संदिग्ध हो सकता है। शक है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वह फट गया होगा। आगे की जांच फॉरेंसिक की जांच करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा से मुकाबले में लगातार पिछड़ती जा रही कांग्रेस अब अपने राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए अपने पुराने और परंपरागत दलित वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। कांग्रेस जनवरी के दूसरे हफ्ते में कानपुर में दलित महासम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी भी दलित वोटों को साधने उतरेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने दलित सम्मेलन के लिए प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी चुनाव में अपने पुराने क्षेत्र अमेठी में रोड शो करके जरूर एंट्री की है, लेकिन विधिवत रूप से वो दलित सम्मेलन के जरिए दस्तक देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है और तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुका है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उतरी बीजेपी हर हाल में अपनी सत्ता को बचाए रखने में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाकर दोबारा से सत्ता में वापसी में करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में 3 दशक से कांग्रेस के लिए सूखी पड़ी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की कवायद में है। बसपा सुप्रीमो मायावती 2007 की तर्ज पर एक बार फिर जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग को बनाने में जुटी है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM सहित अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने राजनीतिक वजूद को बजाय रखने के लिए मशक्कत कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सहित तमाम क्षेत्रीय पिछली बार की कितनी सीटों पर किस्मत आजमाने की तैयारी में है।
कर्नाटक विधानसभा में विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया है। कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया था। पहले इस पर बुधवार शाम को विचार किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सदन ने सभी दलों की सहमति से इस पर आज चर्चा करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया ने अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है कि वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक को ईसाई समुदाय के नेताओं और जनता दल के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को बिल पेश किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और इसे सख्त और संविधान विरोधी कहा। हालांकि कर्नाटक के कानून मंत्री ने सिद्धारमैया पर निशाना साधा और कहा है कि वह 2013 में सिद्धारमैया के शासन के दौरान था, जब कानून विभाग ने धर्मांतर विरोधी पर बिल भी तैयार किया था। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और सपा को निशाने पर ले रखा है। लखनऊ में बक्सी तालाब में कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार द्वारा आयोजित जनसभा में शामिल होने आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं पहले जब उत्तर प्रदेश आता था तो खुशहाली थी, रोजगार हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ साल की सपा और भाजपा सरकारों ने प्रदेश को बर्बाद कर पीछे धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भाजपा के नेता कभी आपके मुद्दे पर बात करती है। बड़े बड़े वादे किए थे। भाजपा ने नौजवानों को नौकरियां देने की बात कही थी। किसानों से कहा था आपकी आय दुगनी करेंगे, लेकिन यहां पर एमएसपी पर खरीद भी नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांगते। जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को छला जा रहा था, किसानों और गाड़ियां चलाई जा रही थी, उस समय अखिलेश जी नहीं बोले। महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन अखिलेश जी की आवाज नहीं निकली। बघेल ने आगे कहा कि अपने हित और रोजगार और विकास के मुद्दे पर वोट दीजिए। कांग्रेस नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए और जनहित के जुड़े मुद्दों पर हमेशा काम करती है। आजादी के बाद पहली बार कोलकाता नगर निगम में मुस्लिम मेयर बनना तय है। गुरुवार को तृणमूल पार्षद दल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम को अपना नेता चुन लिया है। वो अगले सप्ताह शपथ ग्रहण करेंगे। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने 144 में से 134 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाए। हकीम आजादी के यहाँ बाद कोलकाता के पहले मुस्लिम महापौर बनेंगे। टीएमसी ने हर 6 माह में मेयर के प्रदर्शन की समीक्षा का भी फैसला किया है। हकीम के पास ममता बनर्जी सरकार में परिवहन और आवास विभाग भी है। कोलकाता नगर निगम में 39वें मेयर होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केएमसी के प्रदर्शन की हर 6 महीने में समीक्षा की जाएगी और जो लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हकीम ने सोवन चटर्जी के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2018 से कोलकाता के मेयर के रूप में कार्य किया था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 अब कुछ ही महीने का समय बाकी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट ने प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। वहीं उनके यहां पर ट्वीट के बाद केंद्रीय अध्यक्ष काशी एरी ने बयान देकर कहा है कि उन्हें ट्वीट के केंद्रीय अध्यक्ष एरी के देकर इस माहौल को हवा देने की कोशिश की है। वहीं काशी सिंह एरी आज अल्मेड़ा में यूकेडी के प्रत्याशी भानु जोशी को चुनावी जनसभा में शिरकत करने पहुंचे। अब इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हाल ही में उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत को उनके आवास में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरीश रावत से कहा है कि आप उत्तराखंडीय की बात करते हैं। भाजपा वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर आज जोधपुर प्रवास पर रहे। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर दावा करते हुए इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल का अधिकतर सफर पूरा हो गया है। सरकार के 3 साल के कार्यकाल में अपने पोषण पत्र पर घोषणा का 25% भी पूरा नहीं किया है, जबकि पूरे देश में करीब 120 करोड़ के होर्डिंग लगाकर सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बांदा का चुनावी माहौल गर्म है। गुरुवार को यहां विपक्षी राजनीतिक दलों ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा ने भी तगड़ा पलटवार किया। चाय पर चर्चा, युवाओं और महिलाओं से बातचीत के बाद अमर उजाला का चुनावी सत्ता का संग्राम राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच पहुंचा। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम और सीपीएम के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सभी ने अपने उन एजेंडों के बारे में बताया जिसे लेकर वह जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा नेता संतोष गुप्ता ने कहा है कि फिर से मोदी और योगी की सरकार बनेगी, लेकिन यहां पर 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है अब बांदा में होगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सपा नेता मुशीर अहमद ने कहा कि भाजपा ने सबका विकास सबका विनाश किया है। खास तौर पर बांदा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास पैसे नहीं है। वे लोग प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल पढ़ के राजस्थान, गुजरात जाकर 4 पैसे कमाते हैं और यहाँ पर फिर से भाजपा का सुपड़ा साफ होना
चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि योगी सरकार ने जो 2017 में घोषणाएं की थी, आज उन घोषणाओं से जनता को भटका रही है। इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट